चलिए, तो यह लोगो जो है वह राजभाषा विभाग का लोगो है, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, और उनकी ऑफिशियल साइट पे यह लोगो दिया हुआ है। सो आज का हमारा विषय है राजभाषा विभाग के बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और हम यह देखेंगे कि राजभाषा विभाग जो है वह उसके बारे में क्या-क्या प्रश्न हो सकते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ओरिएंटेड आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? पहला क्वेश्चन। जून राजभाषा 1975। राजभाषा विभाग की स्थापना जून 1975 में हुई। अगर आप लोगों के पास में कॉपी पेन है तो आप इसको नोट भी करते जाएं। हालांकि मैं यह पीडीएफ आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा क्लास के बाद में। तो जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। किस मंत्रालय के अंतर में राजभाषा विभाग है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत में राजभाषा विभाग है। यह एक स्वतंत्र विभाग है, यह एक स्वतंत्र विभाग है राजभाषा विभाग, और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत में है, और जून 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अब राजभाषा विभाग के कार्य क्या है? तो राजभाषा विभाग के कार्यों में राजभाषा अधिनियम 1963 के जो उपबंध हैं उनका कार्यान्वयन जो है वह राजभाषा विभाग को सौंपा गया है। उसमें कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनका कार्यान्वयन अन्य विभागों को सौंपा गया है, उनको छोड़ करके बाकी सारे जो कार्यान्वयन है और सारे कार्य जो है वो राजभाषा विभाग को सौंपे गए हैं, जो 1963 अधिनियम 1963 की विभिन्न धाराओं में उल्लिखित हैं। ठीक है। यह केंद्रीय सचिवालय इसका जो पूरा नाम है उसको हम कहते हैं केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग। केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग। साथ में केंद्रीय हिंदी समिति, कल मैंने केंद्रीय हिंदी समिति के बारे में बात किया था। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री। कितने सदस्य होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति में? कितने सदस्य? 41। इसके अंतर्गत अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि केंद्रीय हिंदी समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 साल का। 3 वर्षों जब का। बिल्कुल। अभी जो केंद्रीय हिंदी समिति चल रही है इसका गठन कब किया गया? वर्तमान में जो केंद्रीय हिंदी समिति है इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 2021 में, यानी कि इसका कार्यकाल कब तक का है? 2024 तक का इसका कार्यकाल है। 2024 में फिर अगली केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया जाएगा। इस केंद्रीय हिंदी समिति में जो अभी है इसके अंतर्गत में गैर सरकारी सदस्य कितने हैं? 21 हैं। ठीक है। ठीक है। केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का सदस्य सचिव कौन होता है? राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव जो होते हैं वह केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य सचिव होते हैं। अभी कौन है सचिव राजभाषा? डॉक्टर अंशुली आर्या। डॉक्टर अंशुली आर्या। ठीक है। और अभी जो उप सचिव हैं राजभाषा विभाग वो कौन है? डॉक्टर मीनाक्षी जॉली। चलिए, हम लोग अब आ गए। राजभाषा विभाग का संगठनात्मक चार्ट क्या है? सचिव हैं श्रीमती अंशुली आर्या, संयुक्त सचिव हैं श्रीमती मीनाक्षी जॉली। और इसके बाद पूछेगा नहीं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इसमें से अगर वो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। परंतु आप लोगों की जानकारी के लिए निदेशक सेवा बाबूलाल मीना जी हैं जो अभी डायरेक्टर सर्विसेज हैं CSOL डिपार्टमेंट के। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं एवं राजभाषा गौरव पुरस्कार क्या होता है? राजभाषा विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। राजभाषा विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है? ठीक है, राजभाषा विभाग राजभाषा भारती पत्रिका प्रकाशित करता है। राजभाषा विभाग कौन सा पत्रिका प्रकाशित करता है? राजभाषा भारती। इस पत्रिका की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मतलब मासिक होता है, त्रैमासिक होता है, या द्विवार्षिक होता है, वार्षिक होता है? त्रैमासिक। चलिए, राजभाषा भारती संघ की राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन को समर्पित त्रैमासिक पत्रिका है। इसके अलावा एक और पत्रिका अभी हाल फिलहाल में
राजभाषा विभाग ने प्रकाशित की है, जिसका नाम क्या है? स्मारिका। क्या नाम है? स्मारिका। इसे लॉन्च किया गया द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में, जो कि 2022 में हुआ संपन्न। और कहां पे संपन्न हुआ? सूरत में संपन्न हुआ। उसकी तिथि क्या थी संपन्न होने की? 14 और 15 सितंबर। ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। राजभाषा भारती के अलावा स्मारिका, अगर पूछ दिया था कि स्मारिका पत्रिका कौन से विभाग की पत्रिका है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? राजभाषा विभाग। भाषा ठीक है। का। स्मारिका पत्रिका का विमोचन कब किया गया? 2022 में। 2022 में सितंबर महीने में सूरत के अंदर में इसका विमोचन किया गया, द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन के समय। तो जिस तरीके से ये प्रश्न पूछेगा आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं जो हैं राजभाषा की वेबसाइट पे, आपको एक बात या इंफॉर्मेशन के लिए भी है, क्वेश्चन भी किसी तरीके से इससे पूछा जा सकता है कि जितनी भी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं पूरे देश में, आप सब जानते हैं कि केंद्रीय कार्यालयों में, बैंकों में, स्वायत्त संस्थाओं में, निगमों में, ट्रस्ट बोर्ड जो भी भारत सरकार के अंडर आती है या भारत सरकार के स्वामित्व में है या उनके नियंत्रण में है ना, इन सारे संगठनों के अंतर्गत में हिंदी पत्रिकाओं का चलन है, हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित करने का चलन है, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक, जैसा भी है। तो इन पत्रिकाओं को पहले तो फिजिकली प्रकाशित किया जाता था, अभी फिजिकली प्रकाशित किया जाता है, परंतु इन पत्रिकाओं को ई पत्रिका के फॉर्म में भी प्रकाशित करने का चलन शुरू हुआ। और जब ई पत्रिका के फॉर्म में प्रकाशित करने का चलन शुरू हुआ तो राजभाषा विभाग ने ऐसा एक प्रोविजन बनाया कि जो भी डिपार्टमेंट, विभाग, बैंक और जो भी संगठन अगर वे चाहते हैं कि उनकी पत्रिका राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे रहे ताकि वह सब लोगों के लिए पठनीय हो सके, तो वे उसे वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ई पत्रिका करके एक टैब बनाया गया राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे और वहां पे ये सारी पत्रिकाएं अपलोड की गई हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हो जाए। कुछ मैंने अभी जो अद्यतन बिल्कुल अपडेटेड पत्रिकाओं के नाम है वो मैंने वहां से उठाए हैं, जो आप ध्यान में रखेंगे, खासकर बैंकों से संबंधित। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पत्रिका को यूनियन विजय, है ना, और उसी प्रकार से आप देखिए बैंकों से संबंधित बैंक ऑफ बड़ौदा के पत्रिका को जो साउथ से निकलती है उसको कृष्णा, और उसी प्रकार से केनरा बैंक को ब्रज माधुरी जो कि उत्तर प्रदेश से निकलती है, और इसी प्रकार से आप देखें स्टेट बैंक की पत्रिका को वातायन, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा की पत्रिका को उत्कल प्रभा, है ना, जो मतलब भुवनेश्वर क्षेत्र से निकलती है, उत्कल प्रभा। उसी प्रकार से आप देखें वाराणसी बैंक की पत्रिका को काशीवाणी, और इसी प्रकार से यूनियन विजय जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पत्रिका है, उत्कल प्रभा हमने बताया। पंजाब नेशनल बैंक की पत्रिका राजभाषा विशेषांक, यूको बैंक की पत्रिका यूको काशी अमृत, है ना। उसी प्रकार से आप देखें तो पंजाब यूको बैंक, यूको अमृत, ऑलरेडी काशी अमृत हमने बता दिया। तो इस प्रकार से विभिन्न नाम है। तो एक मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि इससे प्रश्न आ जाए, लेकिन फिर भी एक मुझे दिखा और मुझे लगा कि चूंकि यह बैंक के राजभाषा अधिकारी से संबंधित एग्जाम है, तो हो सकता है कि शायद यह प्रश्न पूछ लिया जाए। अब चलिए हम यहाँ पे एक जी ग्रॉस देख लेते हैं। जी हम यहाँ एक ग्रॉस देख लेते हैं। सर हम माफ करिएगा सर, बोलिए। इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं सब। मैं जितना बार भी इसका मेंस फेस किया हूँ, अधिकतर धारा से उपधारा और जो 343 से 351 के अलावा जो संविधान संशोधन है और यही सब आता है, और 10-15 क्वेश्चन ही आता है। पर देखिए, पर पत्रिकाओं से और मतलब जो राजभाषा से संबंधित पत्रिकाएं, जो मुख्य बड़े बड़े जो संस्थान हैं, जो बड़े बड़ी संस्थाएं हैं राजभाषा से संबंधित, जैसे राजभाषा भारती, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ये बिल्कुल मतलब कई जगह पे कई सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। राजभाषा भारती, जी सर, राजभाषा स्मारिका, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन अभी चूंकि हम लोग पास टाइम एग्जाम के लिए ज्यादा नहीं बचा है, तो थोड़ा सा यही बहुत इसीलिए बहुत क्विक मैं इसका व्यू दे करके, और जो भी बिल्कुल उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं यहाँ पे उल्लेखित कर रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे आप देखिए संसदीय
प्रश्न जो होता है पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, उसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला और मैं आप लोगों से पहले पूछ लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि अभी जिस प्रकार से हमने देखा कि अच्छा ठीक है, धारा 348 का जो मतलब धारा 348, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 348 का खंड 2 जो है, उसके अंतर्गत में क्या उल्लिखित किया गया है? एक ए और एक बी तो आपका स्पष्ट है ना, 1A और 1B, 348 का एक ए और 348 का एक बी, क्या यह स्पष्ट है? जी सर। 348 के एक ए में क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बताएंगे, क्योंकि आज बहुत सारा सिलेबस उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की एक बी में क्या है? कार्यवाही अंग्रेजी में होंगी। एक में सर अधिनियम और संशोधन थे। एक बी के, हाँ, एक बी के 3 अलग अलग उपखंड है, उसमें अधिनियम, संशोधन, विधेयक, है ना, नियम, उपनियम, विधि, उपविधि, उपविधियां, बिल्कुल उनके बारे में है। बहुत सही। तो इसके 2 में क्या है? खंड 2 में, अनुच्छेद 348 के खंड 2 में क्या है? किसी भी स्टेट का गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति के आदेश के बिना वहां का जो न्यायालय, हाई कोर्ट का जो कार्यवाही है उसको किसी और लैंग्वेज में करने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल जो है वह अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या फिर किसी अन्य भाषाओं में उच्च न्यायालय की कार्यवाही का आदेश दे सकते हैं। 348 2 में यह लिखा गया है, परंतु ऐसे आदेश वहां के डिक्री, आदेश इत्यादि में लागू नहीं होंगे। तो अब मुझे बताएं कि सबसे पहले कौन सी राज्य के राज्यपाल ने अपने राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही हिंदी में करने का आदेश दिया? पटना हाई कोर्ट? नहीं। तो इससे संबंधित एक संसदीय प्रश्न पड़ा हुआ था, यह बहुत अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैं उसको बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है कि सबसे पहले 1950 में, 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348 2 के तहत राजस्थान के उच्च न्यायालय में हिंदी में कार्यवाही के उपयोग को अधिकृत किया गया था। स्पष्ट है? कब किया गया था? 1950 में ही कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? आप सब जानते हैं, 348 2 के तहत किया जाता है। कब किया गया? 1950 में किया गया। यह एक प्रश्न हो सकता है। उसके पश्चात और किन किन को किया गया? 1965 में जो है 3 राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, क्योंकि उसके बाद में क्या हो गया कि इस चीज को, इसमें 1968 में यह क्लॉज जोड़ दिया गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श इसमें होना चाहिए। तो 1969 में उत्तर प्रदेश, 1971 में मध्य प्रदेश और 1972 में बिहार, इन 3 राज्यों के उच्च न्यायालयों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का उपयोग इसमें करने के लिए इनको प्राधिकृत कर दिया गया था। तो अभी तक ये 4 जो स्टेट हैं उनके उच्च न्यायालय को प्राधिकृत किया गया है जो हिंदी में कार्य कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो दिमाग में रखें, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1950 वाला है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। एक और डाउट हम लोगों को रह गया था उस दिन, जो हम नहीं कर पाए थे जब हम लोग 8वीं अनुसूची पढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था कि हिंदी चौथे स्थान पे है या फिर 6वें स्थान पे है, क्योंकि राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे जो 8वीं अनुसूची की भाषाओं का जो अनुक्रम दिया गया है वह अनुक्रम अल्फाबेटिकली डाला गया है। ठीक है। परंतु जो एमएचए ने जारी किया है उसके अंतर्गत और भी बाकी सोर्सेज से, जो रिलेवेंट सोर्सेज से हमने निकाला, यह एक एमएचए का सर्कुलर है, उसके अंतर्गत लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल, एंड दिस इज द करेक्ट अनुक्रम, है ना, यही बिल्कुल करेक्ट अनुक्रम है जिसमें कि 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को रखा गया है। तो इस अनुक्रम में हिंदी कौन से स्थान पे है? हिंदी कौन से स्थान पे है? सर इसमें तो चौथे पे है, ऐसे तो प्रश्नों में तो 6ठे नंबर पे है। कौन से प्रश्न जो सर राजभाषा प्रश्नोत्तरी में देखा था मैंने एक बार। नहीं, ये जो है राजभाषा की वेबसाइट पे और इसी क्रम में है, क्योंकि कई जगह पे जो मैंने देखा अलग अलग मंत्रालय और विभागों की वेबसाइट पे, उन सब में यह क्रम यही है। केवल एक जगह राजभाषा की जो वेबसाइट है उसमें, वहां पे उन लोगों ने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया है।
तो यह क्रम जो है चौथा है। सर संविधान संशोधन में जो लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, सबसे बाद में संथाली थी, इसमें डोगरी है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, परंतु वह इस क्रम में है भी नहीं ना, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 नंबर पे संस्कृत है, 15 नंबर पे सिंधी है, 16 पे तमिल और 17 पे तेलुगु है। तो तमिल और तेलुगु तो पहले 14 में थे, कोंकणी पहले 14 में नहीं थी। जी सर। तो ये जो क्रम है, फिलहाल का जो क्रम है गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर कई जगह पे ये क्रम, यही क्रम मैंने देखा था, तो इसीलिए इस चीज को मैंने बताना उचित मैंने समझा। वो टेक्स्ट बुक में भी मॉक्स लगाया था, तो मैं वहां से कॉपी की हूँ, सेम टू सेम मैंने यही लिखा है, चौथे नंबर पर ही है और डोगरी 22 पे है। तो मेरे मतानुसार आप लोग ये क्रम ध्यान में रखें, क्योंकि सिर्फ एक जगह राजभाषा की वेबसाइट जो क्रम दिया हुआ है, वह क्रम केवल आपका इस प्रकार से दिया हुआ है कि उन लोगों ने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया हुआ है, अदरवाइज इसके अतिरिक्त ये क्रम जो है ये है। हालांकि इस चीज को लेकर के मैंने एक क्लियरिफिकेशन ईमेल डाला हुआ है, हो सकता है कि मुझे 1-2 दिन में रिप्लाई भी आ जाए राजभाषा विभाग के पास में कि सही क्रम क्या है, और अगर सही क्रम ये है तो फिर वहां वेबसाइट पे उस प्रकार से, क्योंकि सिर्फ राजभाषा की जो वेबसाइट है वही थोड़ी सी उसी की वजह से संशय की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो सर यह हम देख लेते हैं। 21वां जो संविधान संशोधन 1967 में, उसमें तो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, तो 15वें बिल्कुल नंबर पे तो कोई और भाषा इसमें है। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं। 15वें नंबर पे तो नहीं, सिंधी इसमें ही है, 15 पे सिंधी ही है। 15 पे इसमें है सिंधी है, पर सिंधी। 16 पे तमिल है ना, 16 पे तमिल और 17 हाँ, पे तेलुगु 16 है, पे दिक्कत, आगे 18 आगे पे जाके उर्दू है। दिक्कत। एग्जैक्टली देखिए, जो कोंकणी भाषा है ना, या कोंकणी भाषा कोंकणी, जोड़ी गई मणिपुरी और नेपाली जो जोड़ी गई है वो नहीं फॉलो बिल्कुल कर। 1992 में जोड़ी गई है, तो वो इसको फॉलो करना चाहिए था, परंतु यह ऐसा क्यों है, इसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। परंतु अभी मेरे मतानुसार आप लोग जो क्रम याद रखें, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विशेषकर हिंदी को लेकर के, संस्कृत को लेकर के, है ना, या किसी और भाषा को लेकर के, उर्दू को लेकर के, कि यह कौन से नंबर पे है। तो इसी क्रम को आप लोग, इसी अनुक्रम को ध्यान में रखें, क्योंकि यह ऑफिशियली मेरे एमएचए हिसाब की। से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, अगर काल क्रमानुसार लगाएंगे तो वही क्रम आएगा जैसे जैसे शामिल की गई। ये भी अल्फाबेटिकल दिख रहा है। हाँ नहीं सर, सर, अल्फाबेटिकल ही है। नहीं है। नहीं है, तो देखिए, डी तो बोडो बाद तो में 19 है। नंबर पे आ गया है, और डोगरी जो है 22 नंबर पे आ गया है, जबकि इसको जी से पहले आना चाहिए था, सही कह रहे हैं सर। है ना, ये है। सर वही समस्या है तो फिर यही पर माने ना आप सर, इस हम लोग क्रम, माने देखिए ये जो क्रम है ना, यह क्रम बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से मैंने निकाला है, यह क्रम फिलहाल आप ध्यान में रखें। और ये चीजें अगेन से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, रिवाइज करा देना चाहता हूँ, कि 1967 में जो संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ और 2004 में, ये 3 संशोधन किए गए, और इन 3 संशोधनों में बाकी जो 8 भाषाएं हैं वो जोड़ी गई। पहले संशोधन में 1 भाषा, दूसरे संशोधन में 3 भाषाएं, और चौथे संशोधन में 4 भाषाएं, है ना, 1 3 7 सॉरी 1 3 4 और 4 8, तो इस तरीके से 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। चलिए, अब हम जो है यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जो बैंकों से संबंधित है ना, स्पेसिफिकली बैंकों से संबंधित है, इनको हम लोग करना चाहते हैं, तो हम इनको पहले करें या पहले हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, इसको कर लें? तो कोई समस्या नहीं, कुछ भी करा दीजिए। चलिए, तो पहले हम करना तो लोग है इन ही वाक्यों सर, को ही, आगे पीछे पहले हम इन वाक्यों को ही रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे वाक्य हैं, परंतु मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे अभी जो सेंटेंसेस लिए हैं, स्पेसिफिकली मैंने कोशिश करी है कि मैं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित प्रश्न लूं, ताकि यह इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा बनती दिख रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके मैं सेंटेंस तो आपको दिख ही रहा है, आप इसका बताते जाओ, फिर हम इसका देखते जाएंगे कि सही अनुवाद क्या है। बैंक हाईलाइट देयर अचीवमेंट्स इन देयर एनुअल रिपोर्ट। जल्दी जल्दी बोलेंगे, 100 वाक्य हैं, अगर आप इतना स्लो करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जो समझ में आ रहा ध्यान में आ रहा बताइए, फिर हम इसका सही आंसर देखते हुए निकलेंगे। बैंक अपनी उपलब्धियां अपने वार्षिक रिपोर्ट में उजागर की। बैंक अपनी उपलब्धियों को अपने वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करते हैं।
Human resource is the most important pillar of an institution. आप लोगों को लग रहा है कि 30 मिनट के अंदर इतना समय मिलेगा? किसी संस्था के महत्वपूर्ण पिलर होते हैं, है ना, मानव संस्था स्तंभ होते हैं। किसी संस्था के नहीं, एक संस्था के। अच्छा, यहाँ पे एक भी नहीं दिया, यहाँ पे कह दिया सीधा कि मानव संसाधन संस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अच्छा, ये ऐसे सोर्स से उठाया गया है कि इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकते, है ना, तो इसी को एज इट इज लिखना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वोकेबुलरी है। ये प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन इज गोइंग ऑन। लिक्विडेशन, परिसमापन की प्रक्रिया जारी है। ठीक है। कंसोलिडेशन इज डन एट एलएचओ लेवल। समेकन स्थानीय प्रधान कार्यालय के स्तर पर किया जाता है।